अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, एक तरफ मुल्की अपोजिशन जमातों में राब्ते जारी हैं तो दूसरी तरफ बैकडोर राब्तों के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने सारी सियासी जमातों के लिए आज इशाइये का बंदोबस्त किया और इसमें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को भी शिरकत की दावत दी और बिलावल भुट्टो ने ये दावत कबूल करके आज इशाइये में शिरकत की। सरबराहों की सतह पर तो एक दूसरे को गले लगाया जा रहा है और दावतें कबूल की जा रही हैं, मगर जहां ताल्लुकात बढ़ रहे हैं वहीं गिले शिकवे भी होते हुए नजर आ रहे हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कारा ने नून लीग पर तनकीद करते हुए कहा कि नून लीग बैकडोर राब्ते ख़त्म करे, क्योंकि नून लीग की वजह से पंजाब में तहरीक अदम एतमाद नहीं आई। उन्होंने ये भी कहा कि PDM अब गैर मौसर हो चुकी है, क्योंकि PDM सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से थी। पीपल्स पार्टी के बगैर PDM कुछ भी नहीं है। कमर जमान कायरा ने आज क्या कहा, बड़ा एग्रेसिव उनका रवैया था, जरा देखिए। अगर वोट को इज्जत दो की बात करनी है तो आपकी सारी जमात मियां साहब आपके साथ खड़ी होकर कौम को कहे कि हम वोट को इज्जत दो के नारे के साथ हैं, हम कोई मजाकरात के साथ नहीं, हम फिर भी आपकी बात पर यकीन करेंगे। बैकडोर राब्ते करके आप अवाम से ये धोखा नहीं चलेगा। ये हुकूमत अगर मुस्लिम लीग मान जाती तो उसके फौरी बाद पंजाब में एतमाद होता और ये हुकूमतें फारग हो जाती। दूसरी तरफ नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ महंगाई की कहानी आवाम में खासी मकबूल हो रही है और इस वक्त अपोजिशन का खड़ा होना हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा महाज साबित हो सकता है। हालांकि इससे पहले PDM इत्तेहाद जल से जुलूसों के साथ हुकूमत को ज़्यादा टेंशन नहीं दे पाया, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी उनकी आवाज़ उतनी पुरअसर साबित नहीं हो पाई कि कोई बिल ही रुक जाए। अपोजिशन पार्लियामेंट और फैसला साजी के महलों में इतनी मुंतशिर और गैर फ़ाल रही कि आइन साजी में भी अपनी बात मनवाने में नाकाम रही। अब जबकि ये मौका भी है और दस्तूर भी, ऐसे में दोनों अपोजिशन पार्टियों का कोई भी इत्तेहाद हुकूमत को टफ टाइम दे सकता है। मगर सवाल ये है कि नून लीग के बैकडोर राब्ते किसके साथ हैं और क्यों हैं, जो आज बड़ा गरजे और बरसे। कायरा साहब, मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, तर्जुमान हैं नवाज शरीफ और मरीम नवाज के, मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। ज़ुबैर साहब, ये हम लोग क्या समझें, अवाम क्या समझें कि पार्लियामेंट में अपोजिशन एक नज़र आती है, पार्लियामेंट के बाहर लड़ाई नज़र आती है, अपोजिशन मुत्तहिद है या नहीं? ऑपोजिशन देखें ना, कभी भी 100% तो मुत्तहिद नहीं हो सकती ना। जाहिर सी बात है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सबके अपने अपने शॉर्ट टर्म, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं। बहुत सी चीज़ों में जाहिर सी बात है जहां ऑपोजिशन को फेस करना है, ख़ास तौर पर पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी के हवाले से, उनकी जो पॉलिसीज़ की मुखालफत के हवाले से, तो उसमें तो बहुत हद तक एक ही पेज पर हैं तमाम अपोजिशन जमातें, बिकॉज वो तो उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती, चाहे महंगाई के हवाले से है, चाहे जो बिल्स लेके ऑर्डिनेंसेस के हवाले से हुकूमत अब 11 नवंबर को एक जॉइंट जो पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है उसके हवाले से, या दूसरी चीज़ें, तो वहाँ तो बहुत सी चीज़ों में इख्तलाफ होने का कोई सेंस ही नहीं बनता और ना ही एक दूसरे को नीचे गिराने का सेंस बनता है। लेकिन अगर कि जी पार्लियामेंट के बाहर मसला ये है कि जी इस हुकूमत को किस तरह से गिराना है, या जल्द से जल्द इलेक्शन कराने के हवाले से दो राय हो सकती हैं और उसमें कोई ये नहीं आप कह सकते कि जी हम सही हैं, पीपल्स पार्टी गलत है, या पीपल्स पार्टी कहे कि हम गलत हैं। जिस तरह से अभी कायरा साहब को आपने सुनाया था कि वोट को इज्जत दो का मतलब जो है वो सिर्फ उनकी तशरीह के हिसाब से होगा। मेरा ख्याल है हमें किसी को प्रूफ नहीं करना कि वोट को इज्जत दो का नारा हमने सिर्फ लगाया नहीं है, उसके लिए बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं और वो पूरी कौम के सामने पिछले 3-4 साल का जो ज़माना था उसमें जो मुश्किलात PMLN ने फेस किए हैं, उनकी लीडरशिप ने फेस किए हैं, पाकिस्तान की तारीख में कम ही ऐसे हमने देखा कि फेस किए हैं। तो वो किसके लिए जद्दोजहद कर रहे थे? हमारे लिए तो बड़ा आसान था 2016 या 2017 में। एक तरफ आप आइन की हुक्मरानी की बात करते हैं, दूसरी तरफ बैकडोर राब्ते। अगर आइन की हुक्मरानी चाहिए तो बैकडोर राब्ते अपने खत्म करें और जो नवाज शरीफ है एटलीस्ट अपने नजरिए पर तो अपनी पूरी पार्टी को ले आए। नहीं, बैकडोर राब्ते तो ये आपने अज्यूम कर लिया कि कायरा साहब ने जो कहा है कि वो, मुझे तो नहीं पता कौन से बैकडोर राब्तों की बात कर रहे हैं, किस चीज के लिए बैकडोर राब्ते के, मतलब हम क्या मांग क्या रहे हैं। आज भी हमारा जो एक बिल्कुल पब्लिक स्टांस है वही स्टांस हम पार्लियामेंट के अंदर और हर एक के सामने रखते हैं, और वो है कि जी इवन प्लेइंग फील्ड हो,
न्यूट्रलिटी हो और जिसको हम देखें और कुछ चंद हफ्ते या महीने तक नजर आए सबको कि जी सबके लिए हालात एक जैसे हैं। पीटीआई के लिए कोई खास नहीं है कि वो कहीं से उतर के आए हैं, वो हो गया। इतने साल 2011 से लेकर 2021 तक उनके लिए स्पेशल हर चीज की गई। अगर वो नकम्मे हैं, अगर उनमें अहलियत नहीं है, तो मेरा ख्याल है आप सबके सामने आया हो गया, तो मुल्क की बर्बादी तो नहीं की जा सकती कि जी पीटीआई को सपोर्ट करना है। शुरू करते हैं तहरीक अदम एतमाद, पंजाब में भी लेकर आए, मरकज में भी लेके आए, तो इनको घर भेजे, लेकिन हमेशा नून लीग ने इसमें सुस्ती दिखाई। नहीं, ऐसे ही तो इतना आसान है जैसे कि बड़े हमारे ऊपर कंट्रोल है कि जी हम आए और घर भेज दें। एक तो ये इतना सिंपल नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम ये कहते हैं कि जी वी आर इन फॉर अर्ली इलेक्शंस, नॉट फॉर एन इन हाउस चेंज। इन हाउस चेंज अखाड़ पछाड़ और कॉम्प्रोमाइजेस करने से ही आ सकता है। आप किसी को लो दो और जी उनके जो मेंबरान होंगे, बैक बेंचेस होंगे पीटीआई वाले, आखिरकार वो सपोर्ट करेंगे तो कुछ डिमांड करेंगे ना उसके बदले में, या जो उनके इत्तेहादी हैं वो अगर हमारे साथ आके बैठेंगे तो कुछ डिमांड करेंगे। फिर ऐसा क्या 1 साल के लिए 1.5 साल के लिए आप हुकूमत में आके नक्शा तब्दील कर सकते हैं पाकिस्तान का? तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि अब हुकूमत को घर भेजने का कोई फायदा नहीं है, चलने दें ऐसे ही? नहीं, घर भेजने का है। क्या? हम कह रहे हैं घर भेजने का तरीकेकार ये है कि हम फोर्स करें इमरान खान को कि वो असेंबली डिसॉल्व कर दें। ये भी कोई इतना आसान नहीं है। इलेक्शन होते हैं और अर्ली इलेक्शन से आप कह देंगे और वो असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। इट्स नॉट दैट मच इजी। मेरा ख्याल है उनके लिए अब वो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा डिमांड बढ़ती चली जाए, क्योंकि उनको भी तो कोई राह चाहिए। इमरान खान की बस की बात नहीं है। अभी आज आपने हाल देखा है क्या है, एक बार फिर 175 रुपए हो गया डॉलर, 700 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गई है स्टॉक मार्केट। मतलब महंगाई है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। 150-160 रुपए का चीनी हो गई है, आटे की कीमत, घी की कीमत, हर चीज की कीमत। अभी 15 तारीख को सुना है 10-11 रुपए और पेट्रोल बढ़ जाएगा। कैसे? मतलब हुकूमत के पास कोई है ही नहीं सोल्यूशन। अब जो सोल्यूशन है वो फवाद चौधरी साहब जो उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए पीडीएम के पास बड़ा अच्छा मौका है कि लोगों को रियलाइज करवाएं कि आप लोगों ने किसको वोट दिया। आप लोगों के पास अपने मकासद हासिल करने के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। शाजिया, लोग तो कह रहे हैं हमने वोट ही नहीं दिया था, हमने तो वोट किसी और को दिया था, डब्बों में से कुछ और निकला। वो तो एक अलग बात है, वो पुरानी कहानी हो गई है। ऐसी भी बात नहीं है, लोगों ने इमरान खान को वोट दिए हैं। एक घर में बड़ी डिवीजन थी। नहीं, बिल्कुल डिवीजन थी। मैं कब कह रहा हूं नहीं थी, लेकिन आप खुद देख लें सब अकाड़ पचाड़ के बाद। देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री शातिया आप मेरे से ज्यादा अच्छी जानती हैं। अगर डिस्क्वालीफाई किया था मियां नवाज शरीफ को 2017 में, तो इसलिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया था कि 2018 में उन्हीं को वापस लेके आ जाए। ये तो बिल्कुल तय था। तो उसके लिए जो भी पार्टी में को तोड़ना था, जो हमने बलूचिस्तान में देखा, जो हमने सेनेट के इलेक्शन में देखा 2018 में, जो हमने साउथ ऑफ पंजाब में देखा, और हर जगह जिस तरह से लॉयल्टी चेंज कराने के लिए जोर दिया गया, और उस सब के बावजूद जो जहांगीर तरीन साहब ने भी अभी बयान दिया था, उस सब के बावजूद सबसे ज्यादा सीटें फिर भी पीएमएलएन की पंजाब में निकली थी। उस सब के बावजूद सबसे ज्यादा वोट पीएमएलएन के निकले, तमाम धांधली और तमाम जोर आजमाई के बावजूद। तो अब जबकि बुजदार साहब पिछले जबरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी है पिछले 3.5 साल में, इसके बाद जो इमरान खान साहब ने परफॉर्मेंस दी है, आप ये देखें कि वो रोज तकरीर करते हैं इमरान खान साहब, लेकिन कभी आपने देखा कि अवाम के मसाइल पर बात कर रहे हो? कभी मगरिब की कहानी सुनाते हैं, कभी रियासत मदीना की कहानी सुनाते हैं, कभी चाइना की एग्जाम्पल देते हैं। हुकूमत मिल जाती है, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आप लोगों के पास जो घुमाएंगे और ये जो 3 सालों के मसाइल हैं ऐसे चुटकी में आप लोग जो है ना वो हल कर देंगे? आप लोग भी कहेंगे कि 5 सालों का गंद है ये, 5 सालों के मसाइल हम नहीं ठीक कर सकते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, एक तो बड़ा सिंपल सा डिफरेंस होता है, क्वालिटी का डिफरेंस होता है, कैपेसिटी का डिफरेंस होता है। अभी आजकल T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, अब लोग कहते हैं जी अब वो ऐसा क्या सोल्यूशन आप दे सकते हैं कि नमीबिया बन जाए वर्ल्ड चैंपियन? भाई मतलब ये तो नहीं कह सकते कि आप ऐसे फ्रंट फुट पर जाया करें, ऐसे पुल करें, ऐसी गेंद कराया करें। भाई एक एक्सपीरियंस होता है, तजर्बा होता है, समझ बूझ होती है और कैपेसिटी होती है।
तो उस वजह से अच्छी टीमें आगे आती है ना। जब एक हुकूमत में है ही नहीं कैपेसिटी तो क्या क्या सजेस्ट करें, तो बहुत बड़ा फर्क आएगा, जमीन आसमान का फर्क आएगा। एक तजर्बाकार टीम आएगी, तजर्बे रखती है, जिसमें कैपेसिटी भी है। देखिए बड़ा सिंपल सा है शाजिया, जो मैं आपके नाजरीन को बताना चाहता हूं। तकरीबन 40 महीने हो गए ये हुकूमत जब से आई है। जब से ये आई है पाकिस्तान में महंगाई जो है पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा, एक महीने भी नहीं ऐसा था कि जिसमें कम हो किसी एक मुल्क के मुकाबले में भी। और ये क्या एक अजीब सा कोइंसिडेंस है कि 5 साल जब पीएमएलएन की हुकूमत थी तो महंगाई पूरे खित्ते में सबसे कम थी। मतलब ये तो ऐसा कोई ये तो नहीं हो सकता कि वहां जिन भूत आ गए हैं और हुकूमत का इंडिया में महंगाई कंट्रोल होगी, नेपाल में होगी, भूटान में होगी, बर्तानिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो, तो अलग तो नहीं है। तो फिर इंडिया वाली महंगाई कर देना। नहीं, हर जगह पर बिल्कुल झूठ बोलते हैं। इंडिया की महंगाई का रेट देख ले 5% है, पाकिस्तान का 9.2% है, बांग्लादेश में 5% है, मालदीव में 1% है, नेपाल में तकरीबन कुछ 5% है। कौन से खत्ते में बिल्कुल गलत बात बयानी से बात करते हैं। देखिए ना, अगर आप एक चीज को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में क्यों डबल से ज्यादा है, उसका जवाब देना। जुबैर साहब, ऐसी बात नहीं है, दुनिया में महंगाई है, लेकिन ये एक और हकीकत है कि वहां पर लोगों की कुव्वत खरीद मैं आपको बता देता हूं, अभी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आई है, शाजिया सुन लें, शाजिया सुन लें। अभी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आई है, उसमें 50 मुल्कों का तज्जिया जो बड़े ममालिक हैं। पाकिस्तान थर्ड हाईएस्ट है महंगाई के लिहाज से, अर्जेंटीना और टर्की के बाद। क्यों भाई, क्यों हमारे बांग्लादेश में महंगाई कम है, क्यों इंडिया में कम है, क्यों भूटान में कम है, नेपाल में, वियतनाम में, मालदीव में, श्रीलंका में, क्यों? उसकी वजह बताए ना। वो नहीं ऑयल इंपोर्ट करते, वो नहीं पाम ऑयल इंपोर्ट करते, वो भी तो उसी रेट पर लेते, बल्कि पाकिस्तान को तो फिर भी सहूलत है सऊदी अरेबिया से, जो दूसरे ममालिक को नहीं है। आप लोगों का किया हुआ ये हुकूमत भुगत रही है। आज भी उन्होंने बड़े लेक्चर दिए अखलाकियात पर, हुक्मरानों पर। उन्होंने कहा ऊपर से वजीर आजम ही आपका करप्ट हो तो नीचे वालों ने क्या काम करना है। जब आपका वजीर आजम करप्ट हो, हुक्मरान करप्ट हो, तो मैशियत गिरती है। अखलाकियात पर उनको देने ना लेक्चर्स, वो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी या वहां उधर चले जाएं, कैम्ब्रिज चले जाएं, उधर जाके मगरिब को और स्टडी कर लें, उधर लेक्चर्स दिया करें। मेरा ख्याल है ही इज वेरी गुड इन गिविंग लेक्चर्स, क्योंकि उसमें कोई आपको काबिलियत नहीं बताना पड़ती, आपको कोई रिजल्ट नहीं देना पड़ते। यहाँ तो आपको महंगाई का हिसाब देना पड़ता है, टैक्स का हिसाब देना पड़ता है, ग्रोथ का, फिस्कल डेफिसिट का, लोगों की तकलीफ का, महंगाई का, गुर्बत का, बेरोजगारी का। तो इसका तो जवाब होता नहीं उनके पास। उसका हाँ जवाब ये होता है कि उसमें जो फेलियर के रीजंस है ना वो बताते हैं, और फिर एग्जाम्पल देते हैं सक्सेसफुल कंट्रीज की। डेंग जियोपिंग ने ये कर दिया था चाइना में, महातिर मोहम्मद ने मलेशिया में ये कर दिया था, प्रिंस मोहम्मद ने यूएई में ये कर दिया था। भाई आप अपना बताएं ना, आपने क्या किया है? ज्वाइंट सेशन बुला रही है 11 नवंबर को, परसों हुकूमत ने अपने बिल मंजूर करवाने। आज खुर्रम दस्तगीर साहब एक टेलीविजन प्रोग्राम में कह रहे थे कि हुकूमत के हर बिल को नाकाम बनाने के लिए हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते में है, क्योंकि वो लोग भी बड़ा तंग है हुकूमत से। हुकूमत जो बिल भी पेश करने जा रही है, इसमें कोई हकीकत है? क्या वाकई आप लोगों के राब्ते हैं हुकूमती इत्तेहादियों से? जी राब्ते तो हैं और कोशिश भी करेंगे कि नाकाम बनाएं। आप देखें 11 तारीख को क्या होता है। ज्वाइंट सेशन में बिल मंजूर करवाना कोई हुकूमत के लिए कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है। ज्वाइंट सेशन हुकूमत बुलाए इसलिए रही है, कैसे अपोज करेंगे आप लोग? नहीं अपोज तो करेंगे, टूथ एंड नेल अपोज करेंगे, कोशिश करेंगे, 100% एफर्ट करेंगे कि नाकाम बनाए। बिकॉज जाहिर सी बात है जिस तरीके से बिल्स को अप्रूव कराने का तरीक़ेकार है, पहले ऑर्डिनेंस इशू कर दो, ऑर्डिनेंस कई सिचुएशन में लैप्स भी कर गया है, और फिर उसको एक आप कानून, या पहले वो नेशनल असेंबली में नहीं पास हुआ था या सेनेट में नहीं पास हुआ था, अब आपने कहा कि ये ज्वाइंट सेशन में ला के जबरदस्ती अगर आप बाय हुक और बाय क्रुक वो बिल्स को अप्रूव कराएंगे, तो अगर करा भी लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान की वो खिदमत करेंगे। पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की ईवीएम भी ऐसी लागू होने वाली है, खराब दिन होगा। जी ईवीएम कैसे लागू होगी? जिसने जिस बॉडी ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शंस करवाने हैं, वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो पार्लियामेंट के अली मोहम्मद या इमरान खान ने जाके तो नहीं ईवीएम लगाने होंगे, इन्होंने तो नहीं जाके इलेक्शन कंडक्ट कराने करना है, वो इम्प्लीमेंट करवाना है। पार्लियामेंट सुप्रीम है,
इलेक्शन कमीशन ने इंप्लीमेंट करवाना है। नहीं, पार्लियामेंट एक तजवीज दे सकती है, अगर उसकी प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी नहीं है तो वो नहीं इंप्लीमेंट हो सकता ना। पार्लियामेंट अगर आज पार्लियामेंट का सेशन हो और वो कहे कि पेट्रोल 70 रुपए कर दें, तो क्या एग्जीक्यूटिव कर देगी 70 रुपए? कहां से करेगी? एक चीज प्रैक्टिकल भी तो एस्पेक्ट होता है ना उसका, किस तरह से वो कंडक्ट होएगा, उसकी इंटीग्रिटी क्या होगी। पार्लियामेंट से ज्यादा पार्लियामेंट के बिल्कुल हक है ये राय देने का, लेकिन जिस बॉडी ने इलेक्शन करवाना है, क्या उसमें ये उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस शो किए ही नहीं? क्या उनको एड्रेस कर दिया गया या नहीं एड्रेस किया गया? ऑपोजिशन ने भी नैब ऑर्डिनेंस को चैलेंज क्यों नहीं किया? रिजल्ट होंगे वो भी कर देंगे। नैब ऑर्डिनेंस ये खत्म तो करे ना, पहले एक ऑर्डिनेंस, फिर दूसरा ऑर्डिनेंस, फिर तीसरा ऑर्डिनेंस, सारे इकट्ठे चैलेंज करेंगे। खत्म कर लें, फिर हम चले जाएंगे कोर्ट, सबको इकट्ठा लेके। जाहिर सी बात है इकट्ठे चैलेंज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे एक छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। मज़हर साहब, कोई समझ में आता है कि पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन हमें एक नज़र आती है, हुकूमत को टफ टाइम देने का उन्होंने फैसला भी किया है। आज शहबाज शरीफ साहब के शाये में भी तमाम ऑपोजिशन जमातें जो हैं वो शिरकत कर रही हैं, लेकिन कायरा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, जो एक और ही तस्वीर कशी हमें जो है ना नज़र आई। आपको क्या लगता है, गुड कॉप बैड कॉप का खेल खेल रहे हैं? ये बातें तो हमेशा की जाती थी कि जो मुस्लिम लीग नून है बैकडोर राब्ते होते हैं, शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत की सियासत हमेशा से करते हैं, लेकिन आज तो खुलकर कायरा साहब ने बड़ी बातें भी कर दी, इल्ज़ामात भी लगा दिए। कुछ समझ में आती है क्या कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? शुक्रिया शादिया। देखिए, पहली चीज ये कि कायरा साहब को यही सवाल फिर बिलावल भुट्टो से भी कर लेना चाहिए था। हाँ। कि वो क्यों शहबाज शरीफ से मिल रहे हैं और शहबाज शरीफ के सामने उन्हें इसका फायदा सिर्फ पीटीआई को होता है, इसका फायदा सिर्फ हुकूमत को होता है। और क्यों ना हो, जब अपोजिशन इतनी डिवाइडेड होगी, जब अपोजिशन इतनी तकसीम नजर आएगी, इसके बावजूद कि आप मिल भी रहे हैं, चले कुछ अरसे के लिए रुक जाएं, बयानात रोक लें, दोनों तरफ से थोड़ा कंट्रोल कर लें, चीज़ें फिर ख़राब हो जाएं, फिर शुरू हो जाएं, क्योंकि ये हमने सियासत में देखा है। अब जबकि एक दोबारा अपोजिशन एक दूसरे के, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे से करीब आ रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि पीपल्स पार्टी को पीडीएम में भी वापस लिया जाए, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। शहबाज शरीफ साहब एफर्ट्स कर रहे हैं इस किस्म की तकरीर। देखिए, एक तो ये होता है कि आप तनकीद कर लें, पीएमएलएन पे तनकीद कर लें, अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा कंट्रोल करके, कंपोज करके। एक ये होता है कि आप बिल्कुल इतने ज़्यादा अटैक करें कि नज़र आए कि आप जो है वो बिल्कुल ये जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। दोनों में फ़र्क होता है कि एक बात आप किस अंदाज में कर रहे हैं। नज़र ये आता है कि या तो ये कि नवाज शरीफ साहब को अटैक किया जा रहा है और शहबाज शरीफ को अटैक नहीं किया जा रहा, बिल्कुल, और साथ में यही चीज़ें चल रही हैं पीपल्स पार्टी की। अब पीपल्स पार्टी से भी बहुत से सवालात हो सकते हैं, सेनेट के हवाले से भी सवाल हो सकते हैं, 2018 से पहले के भी सवालात हो सकते हैं, लेकिन इससे ऑपोजिशन को फ़ायदा क्या होगा? मुझे कायरा साहब ये बता दें कि उनकी आज की तकरीर से ऑपोजिशन को क्या फ़ायदा होगा? उनकी आज सिवाय इसके कि हुकूमत को तनकीद करने का मौका मिले, जो आज फवाद चौधरी साहब ने की भी तनकीद। आप ये बताइएगा कि क्या पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दोबारा शमूलियत से पीडीएम मजबूत होगी? ऐसा क्या हो जाएगा जो पहले नहीं हो सका? पहले इन लोगों का झगड़ा इस बात पे था, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी हुकूमत को घर भेजना चाहती थी, अदम एतमाद की तहरीक को मरकज में भी लाना चाहते थे, पंजाब में भी लाना चाहते थे, जबकि नून लीग की राय इस पर मुख्तलिफ थी। अब ऐसी क्या चीज़ होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आने से पीडीएम बड़ी मजबूत हो जाएगी और हुकूमत को घर भेज देंगे ये लोग? देखिए, पीपल्स पार्टी बहरहाल एक सियासी हकीकत है। पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोनों चीज़ें अपनी जगह सही हैं, दोनों चीज़ें अपनी जगह डिस्कस हो सकती हैं, कंसिडर हो सकती हैं।
यानी पीपल्स पार्टी अगर ये कहती है कि इन हाउस चेंज लाने की कोशिश की जाए तो वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता है ना। पीपल्स पार्टी कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बात तो नहीं कर रही। वो ये कह रही है कि आप पंजाब में तब्दीली ले आए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए। अच्छा, उस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि जी आप मुझे बता दें कि इतने वोट अगर हैं कि हम चेंज कर सकते हैं तो हम आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं। तो अब ये बातचीत आप आगे सामने बैठ के क्यों नहीं कर सकते? आप भी अपने वोट सामने रख दें, वो भी अपने वोट सामने रख दें। लेकिन नून लीग का ये मौक़िफ़ रहा है ना, नून लीग समझती है कि इनकी कारकर्दगी ऐसी है कि इनको हम सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। मरियम नवाज ने भी बड़ी दफ़ा ये बात की है कि अपनी कारकर्दगी 2023 में क्या लेके जाएंगे, अवाम ने इनको रिजेक्ट कर देना, इसलिए हम इनको सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। नून लीग का तो ये मौक़िफ़ रहा है। नहीं तो देखिए, दोनों मुख्तलिफ सियासी जमातें, दोनों का मौक़िफ़ अपनी जगह है, लेकिन कोई मीटिंग पॉइंट भी तो होता है ना। जब आप दो मुख्तलिफ जमातें जो हैं और अपनी अपनी पॉलिसी रखने वाली जमातें, दोनों के अपने अपने बयानिए हैं, लेकिन अपोजिशन मिनिमम पॉइंट्स पर इकट्ठा होती है ना। अपोजिशन मिनिमम चीज़ों पे इकट्ठा होती है कि जितने भी अलायंसेस आप देखें उसमें वो अपनी आइडियोलॉजी को तो सरेंडर नहीं करते, वो अपनी पॉलिसी को तो नहीं सरेंडर करते, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि दूसरों को अकोमोडेट कैसे कर सकते हैं। अब एक पोजीशन ये है कि आपने सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लिया, आपने चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लिया, आपने सेनेट के अपोजिशन के इंतखाबात में हिस्सा लिया, आप मुसलसल इलेक्शन में हिस्सा लेते आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप मौजूदा हुकूमत, मौजूदा पार्लियामेंट को रिकग्नाइज कर रहे हैं। तो यहाँ अगर पीपल्स पार्टी कहती है तो अपोजिशन ठीक है। अब गवर्नमेंट, अगर मुस्लिम लीग नून ये कह रही है तो फिर मुस्लिम लीग नून को सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था, फिर मुस्लिम लीग नून को चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। तो वहां मुस्लिम लीग नून के अंदर एक कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन आप ऑपोजिशन पार्टी जब बैठती हैं बड़ी सियासी जमातें तो कोशिश ये करते हैं कि जी कोई मीटिंग पॉइंट हो। चलिए ये एक हार्ड पोजीशन है, दूसरे ने दूसरी हार्ड पोजीशन ली है, अब हम बीच का रास्ता क्या इख्तियार कर सकते हैं। यहां मुझे लग रहा है कि पीडीएम के अंदर जिस तरीके का, अगर पीपल्स पार्टी निकल गई थी तो पीडीएम ने जो पोजीशन ली वो बहुत हार्श पोजीशन थी। जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो जबान इस्तेमाल कर रहे थे वो ऑपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करती। बिल्कुल जिस तरह के उन्होंने एकदम उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है वो ब्लॉक कर दिया। नहीं, जब तक पीपल्स पार्टी माफी नहीं मांगेगी, जब तक पीपल्स पार्टी को ये कभी भी अलायंसेस में इस तरह की पोजीशन नहीं ली जाती। तो मेरा ख्याल है ऑपोजिशन ने ऑपोजिशन को नुकसान पहुंचाया है। और इमरान खान साहब का कमाल ये है कि जब ऑपोजिशन को नुकसान पहुंचा रही है तो इमरान खान एक नए इशू को क्रिएट कर देते हैं ताकि ऑपोजिशन करीब आ जाए एक दूसरे से। अच्छा, ये कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको पता है महंगाई है, पेट्रोल बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों की कुव्वत खरीद में इजाफा हो नहीं रहा है, रोजमर्रा की अशिया की कीमतें इतनी बढ़ती जा रही हैं। कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ऑपोजिशन के लिए कि वो लोगों को मोबिलाइज कर सके, स्पेशली महंगाई के मामले पर, जो पहले नहीं कर सकी पीडीएम। नहीं, इससे और क्या होगा। एक नहीं, आप पिछले पूरे 3 साल उठा लें, 3 साल में मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज भी मिली, ऐसी वक्त भी आई। मतलब आप उधर से चले जाएं कि जी जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था तो 69, मेरा ख्याल है 69 के करीब थे ऑपोजिशन के, लेकिन आप चेयरमैन सेनेट को वोटेड आउट नहीं कर सके। उसके बाद आप चले जाएं तो ऑपोजिशन के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज थी कि ये कोई 1 साल पहले उन्होंने कहा था कि हम 31 दिसंबर तक की हुकूमत चली जाएगी, हम लॉन्ग मार्च करेंगे। आज उसकी पहली सालगिरह मनाने जा रहे हैं वो दोबारा लॉन्ग मार्च करके। तो इस अरसे में आपने क्या किया? कोई एक ऐसा इशू नहीं है जिसपे ऑपोजिशन को कामयाबी हासिल हुई हो। कोई एक इशू ऐसा नहीं है कि जिसपे उन्होंने हुकूमत को टफ टाइम दिया हो। तो मेरा ख्याल है कि ऑपोजिशन क्या वजह है? ऑपोजिशन में दमखम नहीं है या ऑपोजिशन इस नीयत से आगे बढ़ती है कि ठीक है सिर्फ प्रेशराइज करेंगे हुकूमत? तो जाहिर है माजी में भी तहरीकें चली, तहरीकों के नतीजे में हुकूमतों को घर कभी नहीं भेजा गया। तो ये किस नीयत से ऑपोजिशन आगे बढ़ती है? शादिया, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये कि पीपल्स पार्टी के पास अपनी एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो एक ऐसा क्राइसिस नहीं खड़े करना चाहते कि जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो जाए और यहाँ खत्म कर दी जाए। कोई भी एक्शन हो सकता है। बिल्कुल। मुस्लिम लीग तो ऑपोजिशन के पास जो स्ट्रेंथ तो है, यानी इतनी स्ट्रेंथ है कि पीटीआई को ये पता है कि वो अब तक मुस्लिम लीग नून को तकसीम नहीं कर सकी।
वो अब तक जो है मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक तोड़ नहीं सकी। वो अब तक जो जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें 80-90% बाई इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ने जीते हैं और सिंध में पीपल्स पार्टी ने जीते हैं। तो ऑपोजिशन का वोट बैंक जो है वो तो अपनी जगह नजर आता है मजबूत, और ये पीटीआई के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन पीएमएलएन का प्रॉब्लम ये है कि उनके पास वोट जरूर है, लेकिन उनके पास उन्हें पता है कि वो जाके वोटेड आउट नहीं कर सकते, उसको इमरान खान का तख्ता नहीं उलट सकते, ये उनको भी पता है। तो वो ये सोच रहे हैं कि जी हम क्यों नहीं अपना वोट बैंक कंसोलिडेट करें, बजाय इसके कि हम जाके कोई तसादुम वाली सूरत हाल तैयार कर लें। वो नहीं करना चाह, अगर वो नहीं करना चाह रहे, एक कामयाबी मिली ऑपोजिशन को, कौमी असेंबली में 2 बिल मंजूर करवाने में कामयाब होगी ऑपोजिशन। ये बहुत बड़ा सेटबैक है हुकूमत के लिए। वो इसलिए कि पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन इकट्ठा है, और ये भी अगेन ऑपोजिशन की कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है कि आप पार्लियामेंट में तो एक साथ बैठते हैं, पार्लियामेंट में एक साथ स्ट्रेटजी बनाते हैं, पार्लियामेंट में जो है वो बड़ी हमआहंगी नजर आती है। आप यहाँ पार्लियामेंट से बाहर निकलते हैं तो आप एक तकसीम नजर आती है, एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां नजर आती हैं आपको। तो ये अपने तजादाद में ऑपोजिशन जो है वो हुकूमत को फायदा पहुंचा रही है, और हुकूमत उसे राइटली एक्सप्लॉइट कर रही है उस सिचुएशन में। वरना अपॉर्चुनिटी बहुत है, क्योंकि महंगाई का जो सुनामी है उससे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। वो ऑपोजिशन के साथ जाए ना जाए, लेकिन वो इमरान खान से खुश नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहावी तज्जियाकार मजहर अब्बास साहब मेरे साथ। ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। माजी में कम से कम 6 बार तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात की नाकामी के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान एक बार फिर सीज़ फायर करके टीटीपी को एक और मौका दे रही है। पाकिस्तानी हुकाम ने नेक मोहम्मद, बैतुल्लाह महसूद, हाफिज़ गुलबहार, सूफ़ी मोहम्मद, मौलाना फ़ज़लुल्लाह और मंगल बाग के साथ ये अमन मुआहदे किए, लेकिन इनमें से कोई भी अमन मुआहदा कामयाब नहीं हुआ। अगर इस बार तहरीक तालिबान के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो ये 7वां अमन मुआहदा होगा। माजी में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कई फ़ौजी ऑपरेशन भी करना पड़े और कई बार बातचीत भी हुई, लेकिन मुकम्मल अमन कायम नहीं हुआ। अगरचे इस वक्त पाकिस्तानी फोर्सेस ने तहरीक तालिबान की कमर तोड़ कर रख दी है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी दहशतगर्दी के ऐसे स्लीपर सेल्स मौजूद हैं जिन्हें दुश्मन ममालिक की पुष्टपनाही हासिल है। लेकिन इस बार अफगान तालिबान इस मुज़ाकरात में सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। अमन मुज़ाकरात में नाकामी की एक बड़ी वजह यह भी थी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान में कमोवेश 65 ग्रुप्स ऐसे थे जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते रहे। ये सारे दहशतगर्द ग्रुप्स दुश्मन एजेंसीज के हाथों में खेलते रहे हैं, और कोई एक सरबराह ना होने की वजह से भी मुआहदों की कामयाबी मुमकिन नहीं हो पाई, क्योंकि एक मुआहदा करता तो दूसरा इसे सबोटाज करने के लिए खड़ा हो जाता। चूंकि इनकी आमाजगाहें अफगान इलाकों नूरिस्तान, पख्तिया और कुनट जैसी जगहों पर हैं, और अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मजीद वहाँ रहना मुश्किल हो सकता था। अब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रही है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि बहुत जल्द ये अमन मुआहदा हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस मुआहदे के तहत हुकूमत टीटीपी के तमाम जो गिरफ्तार अफराद हैं उनको रिहा करेगी और बाकी लोगों के लिए भी आम मुआफ़ी का ऐलान हो सकता है। वज़ीर इत्तलात ने यह वाज़ेह किया है कि मुज़ाकरात आइन के दायरे में रह कर किए जा रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, ज़रा देखिए। The negotiations or the talks those are going on with TTP will be under the purview of Pakistan's constitution. So all the groups who we are talking to have to respect Pakistan constitution, and as far as the nature of the talks is concerned, we are very clear about that as well. If all of them or some of them or part of them wants to come back and they show they express their allegiance to the constitution of Pakistan, obviously we will give them a chance. इन मुज़ाकरात में इस बार अफगान तालिबान के रहनुमा सिराजुद्दीन हक्कानी जिम्मेदारी ले रहे हैं, इसलिए अमन मुआहदा पुराने मुआहदों से इसको मुख्तलिफ कहा जा सकता है। लेकिन माजी में इतने बुरे तजुर्बात के बाद भी क्या मुज़ाकरात का फैसला ठीक है, इसको लेकर पाकिस्तान में एक नई बहस छिड़ चुकी है, क्योंकि ये भी सवालिया निशान है कि पाकिस्तान हज़ारों कुर्बानियाँ देकर TTP की कमर तोड़ चुका, तो ऐसे हालात में मुआहदे की ज़रूरत क्या है। मैं बात करूँगी मुझे दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड
नईम खालिद लोधी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। जनरल साहब, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि बहुत बार माजी में मुज़ाकरात शुरू किए गए, कई बार मुआहदे हुए, लेकिन ये मुआहदे नाकाम हुए और उनके बाद फिर फौजी ऑपरेशंस करना पड़े। इस बार मुआहदे की कामयाबी की आप जमानत क्या समझते हैं? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल आपने इंट्रो में ही जो पिछले मुआहदे नाकाम हुए उनकी वजूहात बयान कर दी, लेकिन मैं उन्हें दोहराए देता हूँ कि उस वक्त उनकी पुश्त पनाही रॉ कर रहा था, शायद CIA भी मुलव्वस हो, और NDS तो लाजमी तौर पर था। उनके लिए बहुत आसानी थी, एक सेफ हेवन बना हुआ था अफगानिस्तान की सरजमीन, और ये बहुत ज़्यादा थे तादाद में, एक दूसरे को सैबोताज कर। बुनियादी तौर पे जो पीछे से सैबोताज हो रहा था वो जो इनके हैंडलर्स थे जिनका मैंने जिक्र कर दिया है, उनकी वजह से सैबोताज हो रहा था। तो क्या ये बड़े वसूख से कहा जा सकता है कि अब की बार रॉ और NDS की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि एक तरफ से उधर से फंडिंग भी लेते रहे, इधर अपने हमले भी जारी रखे। जो उनको आसानी थी वहां से, वो सिर्फ फंडिंग की नहीं थी, वो आसानी उनकी प्लानिंग की, उनकी गाइडेंस की, उनको एक एक लम्हे का बताने की, अब ये करो अभी वो करो, क्योंकि वो नजदीक था मामला। अब उस तरीके से हैंडलिंग नहीं हो पाएगी। और एक बड़ा फैक्टर अगेन उसमें आपने उसका जिक्र किया, वो ये है कि वो सरजमीन अफगानिस्तान की अफगान तालिबान तैयार नहीं है उनको इस्तेमाल करने देने के लिए। ये भी उनके लिए एक बड़ा मसला पैदा हो गया है। और तीसरी बात का भी आपने जिक्र किया, वो ये कि चूंकि इनको अभी बहुत कमजोर कर दिया गया है, तो इनमें अभी वो सकत नहीं है कि ये दोबारा सर उठा सकें और कह सकें जी हम ये नहीं मानेंगे वो नहीं मानेंगे। ये बातें तो छोड़ दें, ये इनमें कोई सियासी पहलू हैं, कुछ इखलाकी पहलू हैं। इखलाकी पहलू ये है कि जिन लोगों के लख्ते जिगर शहीद हुए हैं वो क्या महसूस करेंगे, तो उसके लिए साफ ज़रा हुकूमत को कोई ना कोई या उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा या उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन मैं मिलिट्री पहलू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दो बातें बता दूं। पहली बात यह है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जब दो कुव्वतें आपस में नबर्द आज़मा हों तो एक कुव्वत इस बात पर मुसिर हो जाए कि मैंने तो आखिरी आदमी मारना है, उसके बाद मैं बात करूंगा। ऐसा कभी नहीं हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और भी जंगें हुई हैं। अभी हाल ही में अमेरिकन बात करके गए हैं अफगान तालिबान से, IRA से बात की थी UK की हुकूमत ने। तो ये समझना कि जी हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं, हुकूमत मजबूर होगी, ऐसा नहीं है। जब हुकूमत कह रही है कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे, हथियार रखेंगे, तब उनसे बात होगी, तो तभी होगी। एक और बात, ये तो हुकूमत कुछ ग्रुप्स के साथ बात कर रही है, जो इतलात आ रही है कि 12 ग्रुप्स ऐसे हैं, बात हो रही है, लेकिन 65 छोटे बड़े ग्रुप्स हैं। कुछ ग्रुप से तो आप बात कर लेंगे, लेकिन बाकी ग्रुप तो अपनी शैतानियां जारी रखेंगे। जी, पहली बात तो ये कि आज 65 नहीं है, ये किसी जमाने में 65 थे। आज का मुझे तादाद मालूम नहीं है, लेकिन ये बहुत कम हो चुके होंगे मेरे अपने अंदाजे में। ये कोई ऑथेंटिक बात मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं नंबर की बात नहीं कर रहा। दूसरी बात यह है कि एक बात जो उठती है कि गारंटी कौन देगा। देखें, अफगान हुकूमत तो सिर्फ ये गारंटी दे सकती है कि उनका इलाका इस्तेमाल नहीं होगा, वो गारंटी वो देने के लिए तैयार है, और ये बहुत बड़ी गारंटी है। उसके अलावा जब ये धारे में शामिल होंगे तो इनमें जो कबाइल के लोग हैं उनको अपने अपने कबीलों के हवाले करके उन कबीलों से गारंटी ली जाएगी कि ये 5 आदमी जो हमने आपको हैंड ओवर किए हैं या 10 आदमी, ये आप जिम्मेदार होंगे इनकी हरकतों के। और ये एक आम उसूल है कबाइल में कि वो ऐसा कर लेते हैं, अपने लोगों को वो अकोमोडेट कर लेते हैं और कहते हैं कि हम इनके जिम्मेदार हैं। जो लोग साउथ पंजाब या इंटीरियर के लोग हैं, साफ ज़ाहिर है उनको वो जैसे थाने में 10 नंबर वालों का होता है, इस किस्म का कोई कार्रवाई होगी। तो ये ऐसे थोड़ी होगा कि भी बस हुकूमत मान जाएगी जी आए जी आप बिस्मिल्लाह और अब जो मर्जी करे। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें हुकूमत को इतना तो देना चाहिए कि इतनी अकल तो उनमें होगी कि गारंटी जो तालिबान से आप बात कर लेते हैं, जो हमारी गारंटी दे रहे हैं अफगान तालिबान की उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन वो तो खुद निशाना बन रहे हैं दाइश का। आज तो दाइश बहुत बड़ा खतरा है। जी, दाइश बहुत बड़ा खतरा है, और ये मुश्तरका खतरा है पूरी दुनिया का। ये मतलब कम से कम दुनिया कह ये रही है। हालांकि मेरा अपना नजरिया ये है कि इसी दुनिया में ऐसे मुल्क मौजूद हैं जिन्होंने दाइश को यहाँ लाकर बिठाया है, और मुझे कोई लगी लिपटी इसमें बात करने की जरूरत नहीं। अमेरिका खुद लेकर आया है दाइश को ISIS के, और इसीलिए लाया है कि कहीं ये अफगान तालिबान बाद में कामयाब ना हो, वो इनको कोलैप्स चाहता है। तो इसलिए अगर अमेरिका कहे कि मैं आपकी मदद करता हूँ दाइश को खत्म करने में, तो दिस शुड बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि हमें मालूम होना चाहिए, हम इतने नाइव नहीं होने चाहिए, इतने बेवकूफ़ नहीं होने चाहिए कि हमें बार बार बेवकूफ़ बनाया जा सके। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि अगर अफगान हुकूमत चाहे तो पाकिस्तान उनकी मदद कर सकता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस फोर्सेस
पाकिस्तान की एयरफोर्स और बाकी ज़मीनी फोर्सेस भी मिलकर अगर इनका कला कमा करना चाहें तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा दिनों की बात नहीं है। लेकिन उसके लिए अफगान हुकूमत का मानना ज़रूरी होगा। वो पता नहीं इस बात पर आमादा होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये लोगों के, किसी मुल्कों के बैठाए हुए लोग हैं। जैसे कि पहला राउंड वो हार चुके हैं, वो मुल्क जिन्होंने यहाँ पर काबिज रहने की कोशिश की थी। मुझे नज़र आ रहा है कि ये दूसरा राउंड भी हारेंगे और तीसरा राउंड एक इखलाकी राउंड भी हारेंगे, जिसमें ये अफगानों ही के पैसों के ऊपर सांप बन के बैठे हुए हैं और सुबह शाम रोज शोर मचाते हैं कि वो तो लोग भूख से मर जाएंगे और वहां तो कोई गवर्नेंस का मामला नहीं। अरे भाई, तुम्हारा तदाद तो नजर आ रहा है कि उनको खाने पीने के पैसे भी देने को तैयार नहीं हो और रोज ये शोर भी मचाते हो कि वो भूखे मर जाएंगे। जी मेरे ख्याल आपको भी नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है। जी सही, बहुत बहुत शुक्रिया दिफाई तजिया का। जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मेरे साथ थे। नाजरीन, आज हकीमुल उम्मत और शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल का 144वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। नाजरीन, शख्सियात अदवार की पहचान होती हैं। किसी एक ज़माने में बसने वाले लोग उस दौर का हवाला बन जाते हैं, जबकि इकबाल महज एक शख्सियत नहीं बल्कि तारीख़ का एक मुकम्मल बाब है जो जामियत और हमागिरियत को अपने अंदर समोए हुए हैं। सादगी, संजीदगी और कम गो फितरत के साथ अल्लामा इकबाल एक लतीफ़ तबीयत के मालिक थे, मगर उनकी शायरी में साफ गोई, नडरपन और जुर्रत और शुजात की ऐसी झलक नज़र आती है कि जिसने हिंदुस्तान के मुसलमानों को बेदार कर दिया। सियासी अफकार हों, मुआशरती इक़दार हों या फिर खुदी का फ़लसफ़ा, इकबाल ने मुसलमानाने बरसग़ीर हिंद में आज़ादी की रूह शायरी की मदद से इस तरह फूंक दी कि वो ख्वाब ताबीर की शक्ल इख्तियार कर गया। आज अल्लामा इकबाल हमारे दरमियान तो मौजूद नहीं, मगर उनका ख्वाब पाकिस्तान की सूरत में हमारे पास ज़रूर मौजूद है। मगर सवाल ये है कि इस पाकिस्तान की आबियारी अल्लामा इकबाल के अफ़कार पर आज हो रही है या नहीं। हमें भी अल्लामा इकबाल के नज़रिए के मुताबिक ये उम्मीद रखनी चाहिए कि ये गुलशन महकेगा और इस गुलशन का एक एक ज़र्रा चमकेगा और पाकिस्तान हमेशा ताबिंदा रहेगा। अजीम शायर की अजीम शायरी के साथ मुझे आप इजाज़त दीजिए।